नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS बाय अनूप सर। मैं अनूप कुमार आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं। कल ही वाले टॉपिक पर जो मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो में जो टॉपिक दिए हैं उन्हीं टॉपिक पर आते हैं, उन्हीं टॉपिक को आज आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी तक आपको 2 वीडियो दी हैं और 2 वीडियो में मैंने आपको पहली वीडियो में ये बताया है कि हमारे यहाँ पर जो यूरोप कंट्रीज़ थी वो हमारे यहाँ पर क्या करने आई थी, वो कब आई थी, क्यों आई थी और कैसे आई थी, वो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। तथा दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ से जो यूरोप कंट्रीज़ आई थी वो कौन सी आई थी और किस क्रम में वह आई थी। कल अगर रिवाइज़ कराते हैं तो याद हो आपको, कल देखा हो आपने, तो पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले कौन आए थे, तो वो आए थे पुर्तगाली। तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई यूरोप से देश आया तो वो आया पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर आए थे डच जो थे उनको वो बोलते हैं, वो हैं नीदरलैंड के निवासी। नीदरलैंड के निवासियों को हम क्या बोलते हैं, डच। कल आपको मैंने वीडियो में बताया था। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो आए थे वो आए थे ब्रिटिश मतलब अंग्रेज। तो ब्रिटेन देश से जो आए थे वो आए थे ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग। और उसके बाद हमारे यहाँ पर आए थे डेनमार्क से। इनका देश कौन सा था, डेनमार्क। तो डेनमार्क से हमारे यहाँ पर कौन आए थे, डेनिस आए थे। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पर आए थे वो आए थे फ्रांस देश से, फ्रांसीसी। ये कल का मैंने आपको क्रम बताया था कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली, फिर डच आए, ब्रिटिश आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। कल तक मैंने आपको ये बता दिया था। आज का जो टॉपिक है हमारा वह यह टॉपिक है कि ये शक्तियाँ किस प्रकार हमारे भारत में आई हैं, किस प्रकार इन्होंने हमारे भारत में अपनी शक्तियों का विस्तार किया है। जैसे आज हम पढ़ेंगे तो आज हम पढ़ेंगे जो सबसे पहले हमारे यहाँ पर कंट्री आई थी जिसका नाम है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल हमारे यहाँ पर कौन कौन पुर्तगाली लोग आए, कैसे कैसे उन्होंने हमारे यहाँ पर साम्राज्य का विस्तार, अपने वाले साम्राज्य का विस्तार किया है, कहाँ पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली, यही आगे सब हम पढ़ने वाले हैं। तो पुर्तगालियों की बात करते हैं। आज का टॉपिक जो देखते हैं तो आज का जो आपका टॉपिक है वह यह है कि पुर्तगाली शक्ति का भारत में विस्तार। पुर्तगाली शक्ति का भारत में विस्तार अर्थात हमारे यहाँ पर पुर्तगाली जो लोग आए थे उनके कैसे उनकी शक्ति का इतना बड़ा विस्तार हुआ, कैसे उन्होंने भारत में गोवा को जीता, तो वह सब हम आज पढ़ने वाले हैं पुर्तगाली शक्ति के विस्तार में। तो पुर्तगाली शक्ति के विस्तार में हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई पुर्तगाल से सबसे पहले नाविक आ रहा था तो मैंने आपको बताया था कि 1487 की बात है कि सबसे पहले जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया था, जो क्या करा गया था, सर्वप्रथम प्रयास। तो सर्वप्रथम प्रयास जो किया था वो 1487 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। परंतु ये कैसा रहा था, ये रहा था विफल। ये हमारे यहाँ पर सफल नहीं हुआ था, ये विफल रहा था। ये आधे रास्ते तक आया था, आधे रास्ते के बाद में लौटकर अपने घर चला गया था। अगर हम सफलता की ओर चलते हैं तो हमारे यहाँ पर सर्वप्रथम नागरिक जो हमारे यहाँ पर पुर्तगाल से आया था वह आया था आपका 1498 AD में, और इसका नाम था वास्को डी गामा। तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले अगर पुर्तगाल से कोई व्यक्ति आया तो वह कौन आया था, वास्को डी गामा। आपको याद हो तो आपको मैंने बताया था पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन देते समय ही कि यहाँ पर कॉन्टिनेंट होते हैं, जैसे एक उत्तरी अमेरिका है और एक दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर यूरोप पड़ता है और यूरोप के बाद में यहाँ से लगा हुआ थोड़ा सा अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद में यहाँ पर आता है एशिया, और एशिया के भी दक्षिणी एशिया वाले भाग में हमारा भारत देश है। यूरोप से पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। सबसे पहले 1487 में निकला, पुर्तगाल से गया और ये आधे रास्ते तक यहाँ पर कैप ऑफ गुड होप, बताया था आपको मैंने, कैप ऑफ गुड होप तक यह व्यक्ति आया था। परंतु कैप ऑफ गुड होप से ही क्या पहुंच गया था, वापस यूरोप पहुंच गया था। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति निकला तो वह निकला था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से निकलता है, पुर्तगाल से कैप ऑफ गुड होप पहुंचता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही कैप ऑफ गुड होप पहुंचता है तो वहां पर उसको भारत का नागरिक मिल गया। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि भारतीय कर क्या रहे थे, तो बेटा आपको मैं बता दूं, यहाँ पर हमारे यहाँ गुजरात है, एक स्टेट है जिसका नाम है गुजरात। तो हमारे यहाँ से भी तो व्यापार होता होगा उस टाइम में, जब ये लोग यहाँ पर व्यापार करते तो हमारे लोग भी तो वहाँ पर व्यापार करने जाते होंगे। तो यहाँ से कुछ लोग व्यापार करने गए थे, वो कैप ऑफ गुड होप गए थे, वहाँ पर उनको वास्को डी गामा मिला। अब वास्को डी गामा, जैसे हम सड़क चलते हैं किसी से पूछ लेते हैं कि भाई हमको वहाँ जाना है, आप वहाँ का एड्रेस बता दीजिए, तो वो बता देते हैं। ऐसे ही हम वास्को डी गामा ने यहाँ पर पूछा होगा किसी व्यक्ति से कि भैया मुझको इंडिया का रास्ता चाहिए, और वो इंडिया का ही रहने वाला व्यक्ति था। वह व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल मजीद।
अब्दुल मजीद या अब्दुल मनिक इसका नाम आता है, कई किताबों में अलग अलग नाम दिया गया है। अब्दुल मजीद भी कहते हैं, अब्दुल मनीद भी कहते हैं, अब्दुल मनिक भी बोलते हैं इसका नाम। तो अब्दुल मनिक यहाँ पर इसको मिला और किसकी, उसने कहा कि भाई आपको इंडिया जाना है तो आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको कहाँ पर पहुँचा दूंगा, इंडिया में पहुँचा दूंगा। तो इसको पूछा जाता है वास्को डी गामा का सहायक। इसको क्या कहते हैं? वास्को डी गामा का सहायक। किसने वास्को डी गामा की सहायता की थी भारत पहुंचने में? देखिए, अगर ये यहाँ से रास्ता नहीं बताता तो ये भी शायद बार्थोलोम्यू डियास की तरह कहाँ पहुंच जाता? यूरोप ही पहुंच जाता, क्योंकि आगे का रास्ता इसको नहीं मिलता। परंतु आगे एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल मनीज, उसको तो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता पता था, वो तो पहले ही आ जाता था। तो उसने ही, किसने? अब्दुल मनीज ने ही किसकी हेल्प की थी? वास्को डी गामा की हेल्प की थी। कहाँ पहुँचने में? भारत पहुँचने में। तो ये सवाल आता है वास्को डी गामा का सहायक कौन था? तो वास्को डी गामा का सहायक था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद था कौन, ये भी पूछ सकते हैं। तो अब्दुल मजीद था गुजरात का एक व्यापारी। गुजरात का एक व्यापारी था, दोनों व्यापारी थे। तो व्यापारी व्यापारी मिल गया, व्यापारी, RE व्यापारी, मात्रा देख लेना, मात्रा में गलती होती रहती है मुझसे। तो वास्को डी गामा क्या हुआ था? वास्को डी गामा भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति था। कब पहुंचा था? 1498 AD में। किसकी सहायता से पहुंचा था? तो अब्दुल मजीद की सहायता से पहुंचा था। अच्छा, दूसरी एक सवाल और आता है कि वास्को डी गामा भारत कहाँ पहुंचा? तो देखिए, इसका भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। वास्को डी गामा जब भारत आया था, आपको पहली वीडियो में मैंने बताया था कि पुर्तगाली लोग जो भारत आ रहे थे वो केवल एक काम के लिए आ रहे थे, मसालों के लिए। और हमारे यहाँ जो सबसे अच्छे मसाले होते वो होते केरल राज्य में। तो सबसे पहले वास्को डी गामा जो पहुंचा, तो वास्को डी गामा जो पहुंचा था अब्दुल मजीद की सहायता से, तो यह पहुंचा था केरल में। केरल में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कालीकट। कहाँ पर? कालीकट। केरल में, केरल राज्य है, केरल राज्य में एक जगह पड़ती है कालीकट। कालीकट में भी अगर मेन जगह आती है तो वह आ जाती है कपक डाबू बंदरगाह। तो क्या आ जाती है? बंदरगाह। कौन सा वाला? कपक डाबू बंदर। अब इस चीज़ को समझिए क्या है। ये तो ये इस प्रकार है जैसे आपका कोई एड्रेस पूछ लेता है, तो आप क्या बताते हैं? आप अपना राज्य का नाम बताओगे, आप तहसील या ज़िले का नाम बताओगे, तब जाकर अपना एड्रेस बताओगे। तो उसी प्रकार ये एड्रेस है कि वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पहुंचा। तो आपको कपक डाबू भी दे सकता है, आपको कालीकट भी दे सकता है और आपको केरल भी दे सकता है। आपको ये सब चीज़ें याद करनी होगी। एक बार रिवाइज कर लें। सबसे पहले भारत आने वाला नागरिक कौन था? तो 1498 में पुर्तगाल से सबसे पहले नागरिक कौन आया? वास्को डी गामा। किसकी सहायता से आया? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद था कौन? तो गुजरात का एक व्यापारी था। ये भारत में कहाँ पहुंचा वास्को डी गामा? तो ये पहुंचा केरल, कालीकट या कपक डाबू बंदरगाह पर पहुंचा था। एक सवाल और पूछा जाता है कि जब ये केरल पर पहुंचा तो किस राजा ने इसका स्वागत किया था? तो केरल पर जब ये पहुंचा तो केरल के राजा थे जिनका नाम था जमुरिन। किनका नाम था? जमुरिन। तो जमुरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और वह जमुरिन था कौन? तो जमुरिन था केरल के राजा जिनके यहाँ पर यह पहुँचा था। तो देखिए, केरल के राजा के यहाँ स्वागत किया गया, इसका जमुरिन राजा ने इसका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद इसको पूछा कि भाई बताइए आप क्यों आए हैं? तो वास्को डी गामा ने अपनी मंशा बताई कि मैं यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया हूँ। तो अब्दुल मजीद ने उसको कहा कि आप भारत में जो आपको ख़रीदना है हमारे राज्य में, आप हमारे राज्य से लेकर जा सकते हो। कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा यहाँ से मसाले लेकर गया और उसको जाकर उसने यूरोप में बेचा तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा को कितने गुना मुनाफा हुआ था? तो 60 गुना मुनाफा हुआ था। ये 60 गुना मुनाफा जो था ये आने जाने के खर्च को छोड़कर था। अर्थात देखिए, अगर वो 10 रुपये की चीज़ ले गया तो उसको कितने रुपए बचे थे? यहाँ पर 60 गुना मुनाफा हुआ था, 60 रुपये उसको बच गए थे। कभी कभी एक सवाल यह भी आ जाता है कि वास्को डी गामा किस जहाज़ से आया था? तो इसके जहाज़ का नाम जो था उसको कहते हैं साओ गैब्रियल। क्या बोलते हैं? साओ गैब्रियल जहाज़ से, गैब्रियल जहाज़ से वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला नागरिक था। अब वास्को डी गामा भारत आता है, वास्को डी गामा से व्यापार करता है, वास्को डी गामा से भारत से व्यापार करता है और व्यापार करने के बाद में अपने देश पुर्तगाल चला जाता है, वहाँ पर चीज़ों को बेचता है, मसालों को बेचता है और कितने गुना मुनाफा कमाता है? 60 गुना मुनाफा। अब यहाँ पर सभी देशों को, यूरोप के यह पता चल गया कि वास्को डी गामा भारत गया था, वहाँ से क्या नाम मसाले खरीद कर लाया है और उसको कितने गुना मुनाफा हुआ? 60 गुना। अब इसी भाग दौड़ में यही चीज़ भाग दौड़ का कारण बनी थी, यही चीज़ लोगों को आकर्षित कर रही थी भारत की ओर। अगर वास्को डी पुर्तगाल की तरफ से ही देखा जाए तो दूसरा व्यक्ति जो पुर्तगाल की तरफ से भारत आया था उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। वह जो व्यक्ति था जो वास्को डी गामा के बाद भारत आया तो वह था
जो दूसरा व्यक्ति था उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल और ये आया था सन 1500 एडी में। अगर हम किसकी बात करें, दूसरे व्यक्ति की, दूसरा व्यक्ति जो पुर्तगाल से निकलकर भारत आया। पहला तो हमारा वास्को डी गामा हो गया, और हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा व्यक्ति 1500 एडी में आया था जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। यह व्यक्ति था जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। यह भी व्यापार करने के लिए ही आया था। आपको मैं बात बता देता हूँ, कैब्रल, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ये वही व्यक्ति है जिसने ब्राज़ील की खोज की थी, जिसने ब्राज़ील की खोज की थी। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत आने वाला दूसरा नागरिक कौन था, या भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली नागरिक कौन था, तो वह था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। आया कब था, 1500 एडी में, और इसने क्या किया था, तो इसने ब्राज़ील देश की खोज की थी। ब्राज़ील देश आपका दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद जो आता है 1502 में, फिर आता है 1502 में, 1502 में फिर से हमारे यहाँ दूसरे राउंड पर आता है जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था, दूसरी बार। तो ये इसका दूसरा टर्न था, और दूसरी बार भारत कब आया, 1502 में। अब ये भारत में 1502 में आता है तो इनको यहाँ पर एक चीज़ की कमी खलती है। कमी किस चीज़ की खलती है, देखिए ये यूरोप से आते थे, यूरोप से यहाँ पर आए, भारत आए, और भारत में आने के बाद में किसी किसान से काली मिर्च लेने गए, किसी किसान से इलायची लेने गए, किसी किसान से कोई मसाला लेने गए, तो इनको बहुत टाइम लगता था यहाँ पर। तो इन्होंने सोचा कि इस टाइम को बचाने के लिए, जो आकर हमको यहाँ पर टाइम लगता है सामान खरीदने में, तो उसको बचाने के लिए हमको एक चीज़ करनी चाहिए कि अपना यहाँ पर एक कारखाना खोल लेना चाहिए। कारखाना कैसा, जो जहाँ पर किसान खुद लाकर अपना सामान देगा और यहाँ पर हम सारा सामान इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद जब हमारे पास सामान इकट्ठा रहा करेगा एक जगह पर, तो हम सारा सामान एकदम शिप में लोड करके कहाँ पर चले जाएंगे अपने देश पर। तो यह सोच जब आया वास्को डी गामा सेकेंड टाइम में, तब उसने ये चीज़ सोची, और 1503 में, कब, 1503 में पहली फैक्ट्री खोलता है। पहली क्या खोलता है, फैक्ट्री खोलता है। और यह पहली फैक्ट्री जो इन्होंने खोली थी वो कोचीन में खोली थी। कहाँ पर, बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली, तो कोचीन खोली। कब खोली, तो 1503 में खोली गई थी। अब ये फैक्ट्री क्या होती है, मैंने आपको बता दिया। फैक्ट्री मतलब आप एक तरीके से गोदाम या कारखाना समझ सकते हो, जहाँ पर क्या होता है, सामानों को स्टोर किया जाता है, स्टोर रूम समझ सकते हो। तो वो पहले स्टोर रूम इन्होंने कहाँ पर खोला था, कोची में। कब खोला था, 1503 में। अब देखिए, जब हमारे यहाँ पर पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आया था, तो ये कहानी है कब से, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के आने से। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत आता है, और भारत में आकर वह एक चीज़ देखता है कि भारत के छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते हैं, राजा आपस में लड़ते हैं। दूसरी बात क्या थी, इसने ये भी चीज़ देखी कि भारत के अंदर किसी भी राजा के पास नेवी जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। सभी राजाओं के पास जो नेवी होती थी वो बहुत ही ज़्यादा वीक नेवी होती थी, जबकि पुर्तगालियों की नेवी हमारी नेवियों से बहुत अत्याधुनिक थी, क्योंकि उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी की तोपें थी। भारत में तो कोई तोप जानता नहीं था। नए स्पीड, तेज़ स्पीड के और नए नए टेक्नोलॉजी के जहाज़ थे उनके पास, जिस कारण से उनकी नेवी हमारी नेवी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। तो जब पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आया था और उसके बाद भारत गया था, भारत की स्थिति को देखकर, तो उसने अपने यहाँ पर राजा को कहा था कि हम चाहें तो अगर अपनी सेना लेकर जाएं, अपनी नौसेना लेकर जाएं, तो हम भारत में क्या कर सकते हैं, अपना राज्य विस्तार कर सकते हैं। यही चीज़ देखने के लिए सेकेंड टाइम वास्को डी गामा को भेजा गया था 1502 में। और वास्को डी गामा यहाँ पर सबसे पहली फैक्ट्री भी लगा लेता है, ताकि जो लोग हमारे आए, जो हमारी सेना अगली बार हमारे साथ में आए, तो उसको कहीं पर रखा जा सके। तो वो कहाँ पर आए थे, वो उन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, कोचीन में। अब ये भी वापस गया भारत से, और भारत से जाने के बाद में ये अपने राजा से कहता है कि पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने जो बात कही थी वो बात कहीं ना कहीं पर सत्य हो सकती है, हमको अपनी सेना भेजनी चाहिए। अब देखो मैं क्यों बता रहा था, मैं बताने का कारण ये था कि 1503 के बाद, यानी कि वास्को डी गामा के बाद जो अगला व्यक्ति आएगा वो सेना लेकर आएगा, और सेना लेकर कोई एक व्यापारी नहीं आता। जो सेना लेकर आता है वो सेनापति होता है, अर्थात जो होता है उसको कहते हैं गवर्नर या वायसराय। तो वास्को डी गामा के बाद 1502 के बाद जब वास्को डी गामा के बाद कोई व्यक्ति आया था, तो वह पुर्तगाल से एक व्यापारी के रूप में नहीं आया, वो व्यापारी के साथ साथ क्या बनकर आया था, वायसराय या गवर्नर बनकर आया था। और उस क्रम में जो पहला व्यक्ति होता है उसका नाम होता है, जिसको कहते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या बोलते हैं, फ्रांसिस्को डी
अल्मेडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली प्रथम गवर्नर कहा जाता है। तो पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर अगर किसी को कहा जाता है तो वह कौन होता है? आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में 1505 में आता है और यह 1509 तक भारत में रहता है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जब भारत आया था तो भारत में आकर उसने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम था शांत जल की नीति। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, शांत जल की नीति। शांत जल की नीति जो अपनाई थी वो किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब ये शांत जल की, या इसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। ये होती क्या है पॉलिसी? तो ये थी कि इन्होंने कहा था कि हम किसी भी जो समुद्र में व्यापार करते हैं, हमें किसी के व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी को नहीं मारेंगे, कोई हमको ना मारे। तो यही इसकी शांत जल की नीति होती थी कि हमको व्यापार करना है, पानी के अंदर सबको व्यापार करना है, तो शांति के साथ में हमको व्यापार करना होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाल की तरफ से भारत आने वाला प्रथम गवर्नर कहा जाता है। ये सवाल बहुत आता है कि पुर्तगाली प्रथम गवर्नर कौन था? तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। दूसरा ये सवाल आता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने भारत में कौन सी नीति शुरुआत की थी, या कौन सी नीति शुरू की थी? तो वह नीति थी शांत जल की नीति, या जिसको हम कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। अब देखिए, इसके बाद जो भारत में आता है तो वह होता है, उस फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के जो बाद भारत में आता है उस व्यक्ति का नाम होता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। नाम क्या था? तो नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम होता है उसका? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। ये क्यों कहा जाता है? उसका कारण है भारत की ओर आने वाला दूसरा गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर आपका अभी आपने पढ़ा था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। दूसरा गवर्नर की बात आती है तो ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। देखिए, वास्तविक संस्थापक इसको क्यों कहा जाता है? अभी तक आपने कितने भी व्यक्तियों को पढ़ा तो आपने सिर्फ एक बात पढ़ी थी कि वास्को डी गामा जब दूसरे टाइम में आया था अपने, तो उसने भारत में आकर एक फैक्ट्री खोली थी। ये तो नहीं पढ़ा आपने कि किसी पुर्तगाली व्यक्ति ने भारत के किसी राजा को हराया हो या किसी क्षेत्र पर अधिकार किया हो। तो यही इसीलिए अल्बुकर्क को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने 1510, समय देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 1510 में एक राज्य था जिसका नाम था बीजापुर। बीजापुर में एक राजा था, तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा को जीता था। समझे बात को? क्यों कहा जाता है इसको वास्तविक संस्थापक? तो वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है कि पुर्तगाली व्यक्तियों की तरफ से अगर भारत में पहली बार किसी ने किसी क्षेत्र को जीता था तो वह कौन था? आपका अल्बुकर्क था। 1520 में क्या होता है? बीजापुर के एक शासक थे जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह, और यूसुफ आदिल शाह को हराकर 1510 में ये गोवा को जीत लेता है। उसके बाद में एक समय और आता है जिसको कहते हैं 1511 में अल्बुकर्क मलक्का को जीतता है। किसको जीतता है? मलक्का। और एक समय आता है 1515 में जो हमारा अल्बुकर्क था ये होमुर्ज पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। तो अल्बुकर्क ने भारत में आकर 3 लड़ाइयाँ लड़ी, तीनों लड़ाई जीती। पहली लड़ाई 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीती थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, किस तरीके से पूछी जाती है? तो वह पूछी जाती है, सवाल क्या बनता है वो भी देख लीजिए कि गोवा को पुर्तगालियों ने किससे जीता? तो किससे जीता था? यूसुफ आदिल शाह से। कब जीता था? तो वो जीता था 1510। गोवा को जीतने वाला व्यक्ति कौन था? तो वह कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने गोवा को भारत में जीता था। अल्बुकर्क की 2-3 बातें और थी।
दो तीन बातें क्या थी। ये जब भारत आया था तो इसने सबसे पहले सती प्रथा, कौन सी प्रथा, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किस व्यक्ति ने किया था, तो वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात यह होती है कि जब हमारे यहाँ पर अल्बुकर्क आया था तो उस टाइम में पुर्तगालियों की संख्या भारत में कम थी, तो ये संख्या बढ़ाना चाहता था, इसलिए इसने एक नीति अपनाई कि क्या कहा, इसने अपने लोगों को कहा, पुर्तगाली व्यक्तियों को कहा या पुर्तगाली नागरिकों को कहा कि भारतीय महिलाओं से, किससे, भारतीय महिलाओं से विवाह करो। तो इसने क्या कहा, एक नीति अपनाई, भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति को इसने भी अपनाया था। समझ में आई आपको बात। क्या क्या थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था वो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैया इसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या जीत लिया था, गोवा जीत लिया था। 1511 में किसको जीत लिया, मलक्का को जीत लिया, और 1515 में किसको जीत लिया, होमर्स को जीत लिया। साथ ही इसने दो नीति और अपनाई थी कि भारत में ये आता है, भारत में सती प्रथा को रोकने का प्रथम प्रयास अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह कौन था, अल्बुकर्क था, और भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति भी जो अपनाता है वह कौन अपनाता है, आपका अल्बुकर्क ही अपनाता है। इसके बाद में अगर आगे हम पढ़ते हैं तो आगे हम एक व्यक्ति का नाम और सुनते हैं जिसका नाम था, जिसको कहा जाता है नीनो डी कुन्हा। वो क्या नाम होता है, जिसको कहते हैं नीनो डी कुन्हा। चलें जी आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है नीनो डी कुन्हा। तो अगला व्यक्ति जो आता है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा के बारे में दो तीन बातें हैं। नीनो डी कुन्हा भारत आया था और भारत आकर ये क्या करता है, राजधानी, ध्यान रहे, राजधानी, और राजधानी किसको बनाता है, गोवा को ये राजधानी बनाता है। एक ही पॉइंट जो नीनो डी कुन्हा के बारे पूछा जाता है, तो नीनो डी कुन्हा जब भारत का गवर्नर बनकर आया पुर्तगाल से, तो यह अपनी एक राजधानी बनाता है, और राजधानी किसको बनाता है, गोवा को ये राजधानी बनाता है। साथ ही इसके समय ये क्या करता है, सेंट थॉमे में बस्ती का निर्माण करता है, बस्ती का निर्माण। सेंट थॉमे में इसने क्या किया था, भारत में बस्तियों का निर्माण करने लगा था, जिनको हम पुर्तगाली बस्ती कहते हैं। साथ ही में इसने क्या गया था, आपने सुना होगा बेसिन, एक जगह पड़ती है बेसिन व द्वीप, दमन और द्वीप पढ़ते हो तो उन्हीं में से बेसिन व द्वीप पर अधिकार जो किया था वह किसने किया था, हमारे अधिकार किया था, तो वह था नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा के बारे में तीन ही बात आती हैं। एक बात क्या, राजधानी कहाँ बनाई थी, गोवा में। दूसरी बात क्या, सेंट थॉमे में बस्ती का निर्माण किसने किया था, नीनो डी कुन्हा ने। और बेसिन व द्वीप पर जो अधिकार किया था वह भी किसने किया था, नीनो डी कुन्हा ने। नीनो डी कुन्हा जब भारत आया था तो एक और ट्रेजेडी भारत में हुई थी कि गुजरात के शासक बहादुर शाह, इसका बहादुर शाह का निधन हुआ था। ये आप पढ़ोगे बहादुर शाह कौन था कौन नहीं था, जब मैं आपको हुमायूं का चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें बहादुर शाह का नाम भी आएगा। तो जब हमारे यहाँ पर एक तरीके से ये भी समझ सकते हो कि जब हमारे यहाँ पर भारत में हुमायूं का शासन चल रहा था तो पुर्तगालियों में कौन आ रखा था, नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों में केवल तीन ही व्यक्तियों के बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलता है, वह कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया, एक अल्फांसो डी अल्बुकर्क, एक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और एक आपका नीनो डी कुन्हा। पुर्तगाली संबंधी दो तीन पॉइंट और आते हैं, वह भी समझ लीजिए कि जैसे वास्को डी गामा का आता है, तो वास्को डी गामा हमारे भारत में 3 बार आया था। कितनी बार आया था, 3 बार। पुर्तगालियों की तरफ से अगर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा बार आया तो उसका नाम क्या था, वास्को डी गामा। 2 बार आप पढ़ चुके, पहली बार तो सबसे पहले आया था 1498 एडी के अंतर्गत। दूसरी बार की बात करें तो आपने पढ़ा है 1502 में, जब इसने भारत में आकर 1503 में क्या खोली थी, फैक्ट्री खोली थी। और तीसरी बार ये आता है 1524 एडी में भारत आता है, और 24 दिसंबर 1524 को इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होती है कोचीन में। कहाँ पर होती है, कोचीन में। तो भारत में कोई व्यक्ति जो पुर्तगाल का था और उसकी मृत्यु होती है तो वह कौन होता है, हमारा वास्को डी गामा ही होता है। इतना आपको समझ में आया हो। आगे 2-4 पॉइंट और रहते हैं पुर्तगाली संबंधी, वह पॉइंट आप और पढ़ लीजिए। जैसे पुर्तगालियों का योगदान बहुत पूछा जाता है
कि हमारे भारत में जब पुर्तगाली आए तो भारत में किस किस चीज़ का बदलाव हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ। क्योंकि जब हम कहीं किसी नए माहौल में जाते हैं या तो माहौल को बदलते हैं या खुद ही माहौल के हिसाब से बदल जाते हैं। तो ये तो यूरोप के लोग थे, कहाँ पर आए थे, इंडिया में। यूरोप का कल्चर कुछ और भारत का कल्चर कुछ और। तो कल्चर में भी कुछ ना कुछ बदलाव हुए होंगे, नई नई चीज़ें हमको सीखने के लिए मिली होंगी। तो अब क्या पढ़ते हैं हम, पुर्तगालियों का योगदान, पुर्तगालियों का योगदान, कि भारत में पुर्तगालियों का योगदान क्या रहा। तो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस जो खोली गई थी वो भी पुर्तगालियों ने ही भारत में खोली थी। तो भारत में सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का जो निर्माण हुआ था वो किन के द्वारा हुआ था, योगदान दिया था, पुर्तगालियों ने दिया था। ना तो पुर्तगाली आते, ना ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस आती। साथ में ही क्या हुआ था, भारत में तंबाकू बहुत इंपॉर्टेंट है। तंबाकू, आलू, मक्का और पपीता आदि, अमरूद, ये जो फसलें होती थी ये फसलें हमारे भारत में पुर्तगाली ही लाए थे। इससे पहले भारत में कोई भी व्यक्ति इन फसलों को नहीं जानता था। मेनली इसमें से दो बहुत पूछी जाती हैं, एक तंबाकू और एक आलू, कि भारत में तंबाकू की खेती सबसे पहले किसने की थी। तो पुर्तगाली भारत में आए और पुर्तगालियों ने सबसे पहले तंबाकू की खेती भारत में कराई। ऐसे ही आलू के बारे में आता है कि आलू किन के साथ भारत आया था। तो आलू भारत की मूल खेती नहीं है, भारत में नहीं पाया जाता था, ये पाया जाता था अमेरिका में। अमेरिका से गया पुर्तगाल और पुर्तगाल से कहां पर आया, भारत में आया। तो यह भी किन की देन थी हमारे यहाँ पर, पुर्तगालियों की ही देन भारत में कही जाती है। साथ ही में जब पुर्तगाली भारत आए थे तो देखिए, पुर्तगाली यानी कि यूरोप कंट्रीज में एक धर्म चलता है जिसको कहते हैं ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का जो जैसे क्या पूजा घर होता है, जैसे हर धर्म का एक ना एक पूजा घर होता है। जैसे हिंदू में मंदिर जाते हैं, मुस्लिमों में मस्जिद जाते हैं, ऐसे ही ईसाई जाते हैं चर्च में। अब भारत आए तो भारत में पहले से चर्च तो होगा नहीं। जब ये भारत में आए, बसे, इनको चर्च की आवश्यकता हुई तो भारत में सबसे पहले चर्च, भारत का प्रथम चर्च 1510 में, भारत का प्रथम चर्च 1510 में केरल राज्य में खोला गया था। कहाँ पर बनाया गया, केरल के गोवा में। सबसे पहला जो चर्च था वो कहाँ पर बनाया गया था, गोवा में, और इसका नाम था सेंट थॉमस चर्च गोवा। और ये जो चर्च था ये भारत में पहली बार गोथिक कला पर, किस कला पर, गोथिक कला द्वारा, गोथिक स्थापत्य कला से बनने वाला पहला कोई बिल्डिंग थी, वो थी सेंट थॉमस 1502 गोवा के अंदर। गोथिक कला क्या होती है, तो गोथिक कला होती है जो पुर्तगाल में चलती थी। जैसे क्या, मैं आपको बताता हूँ। भारत में मुस्लिम लोग आए थे, मुस्लिम लोग के आने से भारत में क्या हुआ था, एक कला थी जिसको हम कहते थे गुम्बद कला। वो उस कला का हमारे यहाँ पर निर्माण हुआ था। जैसे आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े ताजमहल है, तो ताजमहल में भी गुम्बद है। उस टाइम की मुस्लिम साम्राज्य के टाइम की आप जितनी भी इमारतें देखोगे तो सब में आपको कहीं ना कहीं पर गुम्बद देखने को मिल जाएगा। तो भारत में जब मुस्लिम आए तभी तो वह कला आई थी, उससे पहले तो भारत में नहीं थी। इसी प्रकार जब ये पुर्तगाली भारत में आए तो भारत में इन्होंने अपनी कला पर एक घर बनाया, या अपना क्या था, वो घर क्या था, वो चर्च था। भारत का प्रथम चर्च 1510 में सेंट थॉमस, और वो किस कला पर था, गोथिक कला पर। गोथिक कला क्या होती है, तो गोथिक कला होती है कि आप उसमें छत क्या होती है, नुकीली टाइप की होती है। ऐसे होता है, आपका पुलर नीचे होगा और उसके बाद क्या होंगी, छत ऐसी होंगी। अच्छा, इनमें खिड़की भी होंगी, तो खिड़की भी कैसे होंगी, ऐसी होंगी। तो सब में नुकीली टाइप से जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, गोथिक कला। और गोथिक कला भी भारत में कब आई थी, जब भारत में पुर्तगाली लोग भारत में आए थे, तभी हमारे यहाँ पर गोथिक कला आई थी। एक सवाल और आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे लेवल की तैयारी करोगे तो वहाँ पर पूछ सकता है। तो पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो पुर्तगालियों ने शांत जल की नीति के अंतर्गत एक टैक्स लगाया था, एक पास लगाया था, जिसको कहते थे कार्टेज आर्मिडा काफिला। कार्टेज आर्मिडा काफिला, ये आर्मिडा काफिला एक प्रकार का पास होता था। ये क्या होता था, एक प्रकार का पास होता था। पास क्या होता था, जब ये भारत में आए तो भारत में सबसे हैवी नेवी या सबसे अच्छी नेवी जो होगी वो पुर्तगालियों की हो गई। अब पुर्तगाली लोग क्या करते थे, भारत में अपने
उस जल में अपने तो नाव अपने जहाज जाने देते थे, आने देते थे, परंतु जब किसी दूसरे व्यक्ति का, दूसरे राजा का जहाज भारत पानी में आता था, उस पानी को, उस जहाज को लूट लिया जाता था और कह दिया जाता था कि लुटेरों ने इसको लूट लिया गया है। उसके लिए ये प्रोटेक्शन देते थे ताकि जहाज़ों को कोई लूटे ना। अब मैं वहाँ पर जाता हूँ, मान लीजिए मैं वहाँ पर गया अपना जहाज़ लेकर, तो वहाँ पर लूट से बचने के लिए मैं इन लोगों के पास जाऊँगा क्योंकि इनकी नेवी बहुत अच्छी है, ये हमारी सहायता करेंगे लुटेरों से। तो उसके लिए एक पास होता था जिसको कहते थे कार्टेज आर्मीडा काफिला। ये क्या करते थे, जिस व्यक्ति के पास ये पास होगा उसी व्यक्ति के जहाज को सुरक्षा प्रदान करते थे। तो एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि ये कैसा पास था, एक सुरक्षा पास था। कहाँ पर, जल के अंतर्गत। ये कार्टेज आर्मीडा काफिला इतना फेमस था कि एक बार अकबर को भी, किसको, अकबर को भी इसके तहत टैक्स देना पड़ा था। तो आप सोच सकते हो कि ये क्या था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पुर्तगालियों में जितना मैंने आपको पढ़ा है इससे ज़्यादा संभवतः ही कोई सवाल बनता है। लगभग मैंने आपको आज सारे सवाल पुर्तगाली संबंधी बता दिए हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया था। तो पुर्तगाली भारत में आए, सबसे पहले वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा भारत आता है, जमुरिन के यहाँ आता है, केरल में आता है। उसके बाद अगर कोई आया था तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आया 1500 में भारत से। कैब्रल भारत से गया, फिर से कौन आया, वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 में आया, फिर गए वहाँ पर जाकर इन्होंने कहा कि भाई अब भारत में सेना भेजनी चाहिए। तो भारत में पहली बार गवर्नर आया, सेना आई, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में आता है, पहला गवर्नर आता है पुर्तगाल की तरफ से। साथ ही में वह क्या करता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में शांत जल की नीति अपनाता है। दूसरा व्यक्ति जो पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में कहा जाता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1510, 1511 और 1515 में उसने भारत में 3 युद्ध लड़े और तीनों युद्धों को भारत में जीता था। उसके बाद पुर्तगालियों का योगदान पूछ लिया जाता है। तो पुर्तगालियों का योगदान भारत में क्या रहा, प्रिंटिंग प्रेस का योगदान किसने दिया, पुर्तगालियों ने दिया। तंबाकू, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद आदि फसलों का जो भारत में शुरुआत की थी वो किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी। भारत का प्रथम चर्च जो बनाया गया था 1510 गोवा सेंट थॉमस गोथिक कला स्थापत्य कला पर, वो भी किन्होंने बनाया था, पुर्तगालियों ने बनाया था। और पुर्तगालियों ने भारत में आकर एक पास बनाया था जिसको कहते थे कार्टेज आर्मीडा काफिला। यह पास था और यह था सुरक्षा, एक प्रकार का जल में सुरक्षा या नेवी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूं। लगभग मैंने पुर्तगालियों को पूर्ण पढ़ा दिया, पुर्तगाली भारत में आए और किस किस प्रकार उन्होंने अपना विस्तार किया था। अगर मैं पुर्तगालियों की बात करता हूं तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली 1498 के अंतर्गत आए थे। और अगर जाने की बात करते तो सबसे बाद में भी ये गए, तो सबसे बाद में ये गए थे 1961 को। भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, किसने, भारत सरकार ने। तो भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत किसको, भारत में गोवा को आज़ाद कराया गया था सन 1961 को। तो सबसे पहले अगर भारत में आए तो कौन आए, पुर्तगाली। और सबसे बाद में भी गए तो कौन गए, पुर्तगाली। कब आए, 1498 और गए कब, 1961 को ये यहाँ से गए थे। आज के लिए क्लास में इतना ही। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक दिया जाएगा, वह भी इसी से संबंधित होगा। अगली क्लास में हम डचों के बारे में पढ़ेंगे, डच आए भारत में, कैसे उन्होंने अपना राज्य विस्तार किया था। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों पर भी यह वीडियो पहुंच पाए और लोग भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। जय हिंद, नमस्कार।